समझ रहे हो ना। जवाहरलाल ने लिखा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, गांधी जी का एक लेटर मेरे पास में है जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखा था, और उसमें वो कहते हैं कि तुम और हम सेम स्टॉक के लोग हैं। अंग्रेजी शब्द लिखा था, बैरिस्टर थे गांधी जी, होशियार थे, इसलिए इनडायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा कि तुम्हारा स्टॉक हमारा स्टॉक एकच है, यानी तुमको पैदा करने वाला जो स्टॉक है और हमको पैदा करने वाला जो स्टॉक है वो दोनों स्टॉक एकच है, सेम स्टॉक। इनडायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा, वो लेटर हमारे पास है गांधी जी का। बंगाल का जो विद्यासागर बहुत बड़ा ब्राह्मणों का बहुत बड़ा जनजागरण का बहुत बड़ा नेता माना जाता है। जैसे इधर दयानंद सरस्वती को माना जाता है, वैसा विद्यासागर ने भी लिख कर रखा कि हम विदेशी है। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे, और जब लंदन गए, लंदन जाने के बाद पत्रकारों ने, अंग्रेजी पत्रकारों ने राजा राम मोहन राय को पूछा, लंदन के धरती पर आकर कैसा लग रहा है। राजा राम मोहन राय ने जवाब दिया, अपने बिछड़े हुए भाइयों के बीच में आकर अच्छा लग रहा है। राजा राम मोहन राय ने कहा। जब राजा का बेटा प्रिंस कलकत्ता आया तो स्वागत के लिए गीत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा। क्या गीत लिखा? स्वागत के लिए गीत लिखा। राजा इधर स्टेज पर बैठा हुआ है और स्वागत गीत गाया जा रहा है, तो स्वागत गीत में क्या हो रहा है? रविंद्रनाथ ने लिखा गीत में क्या लिखा हुआ है? उसको संबोधित करके, राजा को संबोधित करके, हे गण के अधिनायक, हे मन के अधिनायक, हे जन के अधिनायक, जन गण मन अधिनायक जय हो। हे जन के, हे गण के, हे मन के अधिनायक तेरी जय हो। और कितनी बार जय हो? जय 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 हो। एक बार नहीं, जन गण मन। आप तो लय में गाते हो ना और सोचते नहीं उसका अर्थ क्या है। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, तू भारत का भाग्य विधाता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं गाता हूं, सुर में नहीं गाता हूं जैसा तुम गाते हो, मैं अलग गाता हूं। जन गण मन अधिनायक जय हो। अब समझ में आता है। लोकतंत्र में अधिनायक का जय नहीं हो सकता, हो रहा है। बहुत खास बात बता रहा हूं, लोकतंत्र में अधिनायक का जय नहीं हो सकता, हो रहा है। अधिनायक का जय करवाया जा रहा है। भारत केवल डेमोक्रेटिक नहीं है, 26 जनवरी को भारत को रिपब्लिक भी घोषित किया गया है। बहुत लोगों को रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का फर्क ही समझ में नहीं आता। इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है मगर रिपब्लिक नहीं है। वहां का राष्ट्र प्रमुख राजा है और प्रधानमंत्री चुना हुआ है। वो चुना हुआ प्रधानमंत्री, शासन प्रमुख चुना हुआ होता है और राष्ट्र प्रमुख राजा है। वहां रिपब्लिक नहीं है, वहां डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री चुना हुआ है, राष्ट्रपति भी, राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख दोनों भी चुना हुआ है। इसलिए भारत में केवल डेमोक्रेटिक नहीं है बल्कि रिपब्लिक भी है। और रिपब्लिक इंडिया में अधिनायक का जय बिल्कुल नहीं हो सकता है, हो रहा है। नहीं हो सकता मगर हो रहा है। और हमारे जो टीचर लोग हैं, हमारे प्रोफेसर लोग हैं, हमारे प्रिंसिपल लोग हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता गा रहे हैं और अर्थ निकालने की कोशिश ही नहीं कर। अरे इसका अर्थ क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा। इसका मतलब यह है कि उस समय के जितने भी ब्राह्मण महान जो भी आंदोलन चला रहे थे,
वो सारे के सारे अंग्रेजों को ये समझाने में लगे हुए थे कि हम अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन नहीं चलाना चाहते हैं, हम तो केवल स्वराज्य की मांग कर रहे हैं। स्वराज्य का मतलब अंग्रेजों का शासन होगा, ब्राह्मणों का प्रशासन होगा और कुछ नहीं होगा। हम प्रशासन में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। ब्राह्मणों का, अंग्रेजों का राज भारत में मजबूत करेंगे। ब्राह्मणों ने ये बातें ग्रंथ लिखकर भी उनको समझाने की कोशिश की, स्वराज्य का आंदोलन चलाकर भी उन्होंने कोशिश की। इसलिए मैं कहता हूं, स्वराज्य का आंदोलन ब्राह्मणों के हिस्सेदारी का आंदोलन था, प्रशासन में हिस्सेदारी का आंदोलन था, ये आजादी का आंदोलन नहीं था। स्वराज्य का अर्थ ब्राह्मणों के हिस्सेदारी का आंदोलन था। ब्राह्मण स्वराज्य के नाम पर ब्राह्मणों की हिस्सेदारी अंग्रेजों के शासन में, देखो अंग्रेजों के शासन में, ब्राह्मणों के प्रशासन में, ब्राह्मण प्रशासन में हिस्सेदारी मांग रहे थे, शासन अंग्रेजों का मान्य कर रहे थे। इसको नाम दिया तिलक ने स्वराज्य का आंदोलन। इसका मतलब है स्वराज्य का आंदोलन और स्वतंत्रता का आंदोलन ये एक आंदोलन नहीं था, ये दो अलग अलग आंदोलन थे। बाल गंगाधर तिलक या कांग्रेस के लोग स्वराज्य का आंदोलन चला रहे थे, आजादी का आंदोलन नहीं चला रहे थे। डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूं। और मैं ब्राह्मणों को, हिस्टोरियन लोगों को आह्वान करता हूं कि मैं टीवी पर बहस करने के लिए तैयार हूं, आ जाओ। अगर टीवी पर नहीं आते हो तो हमारे मंच पर आ जाओ। मंच हमारा, माइक हमारा, बिस्लेरी का पानी हमारा, गर्मी है तो बिस्लेरी का पानी हमारा, ठंडी है तो गर्म चाय हमारा, आने जाने का खर्चा हमारा, एसी में आते हो तो एसी का टिकट देंगे, आ जाओ। कोई भी नहीं आ रहा है। वो कह रहा है एक आदमी को मालूम हो गया, साला मंच पर जाएंगे बहुतों को मालूम हो जाएगा। एक आदमी बोलेगा 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 थक जाएगा, कितना बोलेगा भाई? वामन मेश्राम को तो मालूम है, एक आदमी को कितना बोलेगा भाई, थक जाएगा अकेला आदमी। मीडिया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा, प्रिंट मीडिया हमारा, ट्रेडिशनल मीडिया हमारा, मोरारी बापू हमारा, वो आसाराम बापू हमारा, डोंगरे महाराज हमारा, ओझा महाराज हमारा, पाजा महाराज हमारा, राजा महाराज हमारा, एनी अदर महाराज हमारा, अनबचा खुजा महाराज हमारा। और बापू ही नहीं, बापिया भी हमारी। टीवी पर जो आजकल बहुत सारी बापिया आ रही है वो भी हमारी। सारा मीडिया हमारा, ट्रेडिशनल मीडिया हमारा, मौखिक मीडिया हमारा। ये कितना बोलेगा? बोलने दो, झंझट में मत पड़ो। अगर हम लोग मंच के मंच पर जाएंगे, दोनों को वीडियो में कम बंद कर देंगे, दोनों का वीडियो में बंद कर देंगे, और वीडियो में बंद हो जाएगा, सारे देश भर में दिखाएगा सीडी में। हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, सीडी सारे देश भर में मैं दिखा रहा हूं सीडी के द्वारा। तो इस तरह से ये बात साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्वराज्य का आंदोलन और स्वतंत्रता के आंदोलन में फर्क है, और ये फर्क आज तक हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। ब्राह्मण लोगों ने इतिहास लिखकर रखा कि हमने 1885 को आजादी का आंदोलन शुरू किया। अगर 1885 से आजादी का आंदोलन शुरू किया तो 1929 को आजादी का लाहौर कांग्रेस में प्रस्ताव पारित क्यों किया? और आजादी का प्रस्ताव पारित करने के लिए 44 साल क्यों लगाया? 44 साल बाद आजादी का प्रस्ताव पारित क्यों किया? कांग्रेस के नेताओं ने आजादी का प्रस्ताव पारित करने के लिए 44 साल का समय लगाया। लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1929 को यह अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में आजादी का, संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया गया। क्या कारण है जानते हो? 1928 को 28 तक गांधी जी और ब्राह्मण भारत के अंग्रेजों को समझाने में लगे हुए थे, तुम्हारा शासन होगा, ब्राह्मणों का प्रशासन होगा, दोनों मिलकर भारत की प्रजा को गुलाम बना के रखते हैं, तुम हमारी बात मान लो। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों की बात को मानने से इनकार कर दिया। 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन के द्वारा
अंग्रेजों ने मैसेज दिया कि विधिमंडलों की सदस्यत्व का विस्तार होगा और ब्राह्मणों के अलावा दूसरे जाति के समूहों को भी विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जब ऐसी भूमिका अंग्रेजों ने ली तो गांधी जी ने साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया। जब अंग्रेजों ने हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की भूमिका की तो गांधी जी ने साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया। साइमन चले जाओ का आंदोलन चलाने के बावजूद भी जब अंग्रेजों ने नहीं माना तो फिर कांग्रेस ने 1929 को रेजोल्यूशन पास किया, संपूर्ण स्वतंत्रता का रेजोल्यूशन पास करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, ब्राह्मणों को 44 साल का समय लगा। इसका मतलब ये था कि 44 साल बाद प्रस्ताव पारित करने के पीछे मकसद था कि वो अंग्रेजों को समझा रहे थे कि तुम और हम मिलकर भारत पर राज करते हैं और यहां की प्रजा को जो मूल निवासी है उसको गुलाम बनाए रखते हैं। इतिहास ब्राह्मणों ने गलत लिखा, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आ रहा है केवल उतना ही मैं बता रहा हूं। जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उतना ही बता रहा हूं। साइमन कमीशन के आधार पर 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर और बहुत सारे नेता गए। जब बहुत सारे नेता गए तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन की मांग की, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। गांधी जी इंग्लैंड नहीं गए क्योंकि गांधी जी को ये जानकारी थी कि अगर मैं इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में अगर मैंने इंग्लैंड की प्रजा को सत्याग्रह करने का आदेश दिया तो अंग्रेज प्रजा तो सत्याग्रह करने वाली नहीं है। अगर अंग्रेज भारत में ये बात करते, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत में करते तो मैं भारत की प्रजा को अंग्रेजों के विरोध में भड़काने में कामयाब हो गया होता। इंग्लैंड में जाऊंगा मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, निमंत्रण होकर भी नहीं गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अंग्रेजों ने गांधी जी को बुलाया। नहीं जाऊंगा तो एक तरफी फैसला ले लेंगे और उनको मौका मिलेगा। दो बार बुलाने के बावजूद भी गांधी जी आप नहीं आए, इसलिए हमने फैसला ले लिया। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। भाषण में गांधी जी ने जो कहा वो शब्दशः आपको बताता हूं, सुनकर हैरान हो जाओगे। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में भाषण देते हुए कहा, यदि अंग्रेज लोग अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि अंग्रेज मुझे आज़ादी देने के लिए तैयार होते हैं और आज़ादी में अलग मताधिकार देते हैं और अगर देते हैं तो मुझे ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मेरी ये बात कहने से अछूत दुखी होकर धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं तो भी मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मैं कोई भी अलग से अधिकार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। महात्मा गांधी की जय। यही ना कहते रहते हो आप लोग, हैं? यही कहते रहते हो ना, महात्मा गांधी की जय। गांधी हमारे पिछवाड़े पर लात मार रहा था, हमारे आजादी के विरोध में लड़ रहा था। गांधी जब हमारी आजादी के विरोध में लड़ रहा था, डॉक्यूमेंट्री बात बता रहा हूं, जब मैं ये बात लोगों को बताता हूं, बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग मुझे कहते हैं, मेश्राम जी आप गांधी जी के विरोधी हो, ऐसा इसलिए बोलते हो। अरे मैंने कहा डॉक्यूमेंट है रे, डॉक्यूमेंट है रे कामले, ए कामले डॉक्यूमेंट है। नहीं 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 गांधी जी ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते? कामले को पूछा, कामले अरे ऐसा क्यों नहीं बोल सकते गांधी जी? तो कामले ने कहा गांधी जी महात्मा थे, महात्मा ऐसे कैसे बोल सकता है? कामले ने मुझे कहा, कामले को मैंने बताया बाबा साहब आम्बेडकर गांधी जी के समकालीन थे और गांधी जी को कभी भी महात्मा नहीं कहते थे, तू क्यों कह रहा है? बाबा साहब आम्बेडकर का इंटरव्यू हुआ बीबीसी में।
मिंटोरी में बाबा साहब अम्बेडकर एक सेंटेंस बोलते, बहुत खास है। वो कहते हैं, गांधी जी को मैं आमने सामने से जानता था, मेरे जितना गांधी जी को कोई भी नहीं जानता था जितना मैं जानता हूं। गांधी जी को बाबा साहब अम्बेडकर मिस्टर गांधी कहते थे। अंग्रेजी में बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी को मिस्टर गांधी कहते थे। मैं मिस्टर गांधी नहीं कहता हूं, मैं गांधी जी को गांधी जी कहता हूं। हरियाणा में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, गांधी जी ने इतना सारा षड्यंत्र हमारे विरोध में किया, ऐसा आपने खुद बताया, फिर आप गांधी को गांधी जी जी क्यों बोलते हो? हरियाणा के एक चमार ने सवाल पूछा, जीव क्यों बोलते हो? जी भी नहीं बोलना चाहिए आपको। उसको बहुत गुस्सा आया, जी भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा, तू भावना के आवेग में है, मैं भावनावश आदमी नहीं हूं। मैं गांधी जी को जी इसलिए कहता हूं क्योंकि जी कहने से गांधी जी के समर्थक वाले लोग भी सुनने को आते हैं, और जब गांधी जी को समर्थन करने वाले मेरी बात सुनने को आते हैं तो मेरी बात सुनने के बाद गांधी जी के विरोधी होकर चले जाते हैं। तुम राजनीति समझते नहीं हो, तुम अब बछुआ हो, तुम बछुआ हो, बच्चे भी नहीं हो, बछुआ। तुम ये बात समझते नहीं हो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जी क्यों कहता हूं। सार्वजनिक रूप से मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने कहा, मगर तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं भी गांधी जी को गांधी जी नहीं कह सकता, मैं हृदय से जी कह नहीं रहा हूं। राजनीति है भाई, राजनीति है। जब हमारा दुश्मन हमारे से राजनीति खेलता है तो हम लोग भी उसके साथ राजनीति का खेल खेले तो ज्यादा बेहतर है। लड़ाई हमेशा बराबरी वालों में होती है, कमजोर और ताकतवर में लड़ाई नहीं होती है। बराबरी में आ जाओ तो लड़ाई होती है, लड़ाई जब बराबरी में हो तो मजा आता है। बराबरी में लड़ते आना चाहिए। गांधी जी ने जब भाषण दिया, बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हो गए और गांधी जी के एक एक मुद्दे की धज्जियां उड़ाई। गांधी जी बैरिस्टर थे, मैट्रिक बैरिस्टर थे, मैट्रिक 4 बार फेल हो गए थे, 5वीं बार पास हो गए। जब कोई आदमी 4 बार फेल हो जाता है तो 5वीं बार एग्जामिनेशन को बैठता नहीं है, और जब वो फिर भी पास हो जाए तो सिद्ध होता है कि उसके नाम पर कोई डम्मी बैठा होगा। और इसीलिए जो आदमी 4 बार पास नहीं हुआ था वो 5वीं बार पास हो गया, इसका मतलब डम्मी जरूर बैठा होगा। ये तो आप लोगों को जानकारी ज्यादा है, मेरे से ज्यादा जानकारी। आजकल डम्मी ज्यादा चलता है। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, विट्ठल भाई पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, मगर थे बैरिस्टर थे और बनिया थे। एक तो बनिया बैरिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बनिया होना ही पर्याप्त है। मूर्ख बनाने के लिए बनिया होना ही पर्याप्त है। अगर बनिया बैरिस्टर हो जाए तो डबल बदमाश होता है, सिंगल बदमाश नहीं होता, डबल बदमाश हो जाता है। तो इस तरह से साथियों, गांधी जी की बैरिस्टरी बाबा साहब अम्बेडकर जब खड़े हो गए, एक एक मुद्दे की धज्जियां उड़ाई, एक एक मुद्दे की जब धज्जियां उड़ाई तो गांधी जी को उधर ही साक्षात्कार हो गया कि मेरी बात अंग्रेज मानने वाले नहीं है। जो 2 वकील होते हैं जब कोर्ट में बहस करते हैं तो कोर्ट में ही वकील को मालूम हो जाता है कौन सा वकील हारने वाला है। गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही मालूम हो गया वो हारने वाले हैं। गांधी जी बाहर आए, पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाकर धमकी दिया, अंग्रेजों ने यदि अम्बेडकर की बात को माना तो जान की बाजी लगा दूंगा। गांधी जी ने समझा अब मेरा तर्क चलने वाला नहीं है, धमकी चलाना होगा, अब अंग्रेजों के विरोध में ब्रह्मास्त्र निकालना होगा। गांधी जी का ब्रह्मास्त्र था, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं मर जाता हूं, मैं तुमको मार दूंगा। ऐसा गांधी जी नहीं बोलते थे। गांधी जी के अहिंसा मालूम है आप लोगों को? गांधी जी के अहिंसा मालूम है? अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे विरोध में आमरण अनशन करके मर जाऊंगा, दुनिया वालों को बोलूंगा तुम्हारी वजह से मर गया, फिर तुम्हारी चटनी हो जाएगी। एक गांधी जी की अहिंसा।